पॉलिटिकल पार्टीज शायद डेमोक्रेसी का सबसे जाना पहचाना चेहरा है, लेकिन कमाल की बात यह है कि इनकी आलोचना भी सबसे ज्यादा होती है। इन्हें डेमोक्रेसी का इंजन कहा जाता है, पर सवाल यह है कि क्या ये इंजन ठीक से काम कर भी रहा है? तो चलिए आज इसी सवाल की गहराई में चलते हैं। चलिए शुरुआत एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल से करते हैं। एक पल के लिए सोचिए, अगर कल सुबह हम उठें और पता चले कि देश की सारी पॉलिटिकल पार्टीज गायब हो चुकी हैं, तो क्या होगा? क्या हमारी डेमोक्रेसी बेहतर हो जाएगी या शायद और भी खराब? तो इस व्हाट इफ का जवाब ढूंढने के लिए चलिए इमेजिन करते हैं एक ऐसी दुनिया जहां कोई पॉलिटिकल पार्टी एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो ऐसी दुनिया में होगा क्या? सबसे पहले हर कैंडिडेट इंडिपेंडेंट होगा, यानी निर्दलीय। अब सोचिए, जब सभी इंडिपेंडेंट होंगे तो सरकार कैसे बनेगी? ये तो लगभग नामुमकिन हो जाएगा, राइट? क्योंकि हर कोई सिर्फ और सिर्फ अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी यानी अपने चुनाव क्षेत्र के बारे में सोचेगा। पूरे देश को एक साथ लेकर चलने वाला तो कोई होगा ही नहीं। और जब ऐसा होगा तो नेशनल लेवल पर कोई बड़ी पॉलिसी बनाना, वो भी करीब करीब इम्पॉसिबल हो जाएगा। मतलब चारों तरफ सिर्फ इंस्टेबिलिटी और अनसर्टिनिटी, एक तरह का केओस। तो अगर पार्टी के बिना इतना केओस है तो इससे एक बात तो साफ होती है कि इनकी जरूरत तो है, पर सवाल ये उठता है कि आखिर एक पॉलिटिकल पार्टी का असली मकसद क्या होता है? ये बनती क्यों है? चलिए इसकी टेक्स्ट बुक डेफिनेशन देखते हैं। एनसीईआरटी कहता है कि एक पॉलिटिकल पार्टी लोगों का एक ऐसा ग्रुप है जो इलेक्शंस लड़ने और गवर्नमेंट में पावर हासिल करने के लिए एक साथ आते हैं। और ये लोग करते क्या हैं? ये कुछ पॉलिसीज और प्रोग्राम्स पर एग्री करते हैं जिनका मकसद होता है कलेक्टिव गुड को प्रमोट करना, यानी समाज की भलाई करना। अब हर पॉलिटिकल पार्टी के ना बेसिकली 3 इंपॉर्टेंट हिस्से होते हैं। सबसे ऊपर आते हैं लीडर्स। ये वो लोग हैं जो पार्टी के सारे बड़े बड़े फैसले लेते हैं। उनके बाद आते हैं एक्टिव मेंबर्स। ये पार्टी की असली फील्ड फोर्स होते हैं जो जमीनी स्तर पर काम करते हैं। और आखिर में आते हैं फॉलोअर्स, यानी हम जैसे आम नागरिक जो उस पार्टी की आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हैं। ओके, तो ये पार्टीज आखिर करती क्या है? इनके साथ यानी 7 की जॉब्स हैं। चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला और सबसे ऑब्वियस काम इलेक्शंस लड़ना। दूसरा, ये जनता के सामने अपनी पॉलिसीज और प्रोग्राम्स रखते हैं, मतलब बताते हैं कि अगर वो जीते तो क्या करेंगे। तीसरा, देश के लिए कानून बनाने में यानी लॉ मेकिंग में इनका डिसाइसिव रोल होता है। चौथा, अगर जीत गए तो गवर्नमेंट बनाते हैं और चलाते हैं। पांचवा, और अगर हार गए तो ये ऑपोजिशन का अहम किरदार निभाते हैं। छठा, ये पब्लिक ओपिनियन को शेप करते हैं। और सातवां, ये आम लोगों को गवर्नमेंट मशीनरी और उसकी स्कीम्स तक पहुंचाने का एक जरिया भी बनते हैं। अच्छा, ये तो साफ है कि हर देश में पार्टी सिस्टम एक जैसा तो नहीं होता। पूरी दुनिया में मोटा मोटा 3 तरह के पार्टी सिस्टम्स देखने को मिलते हैं। पहला है वन पार्टी सिस्टम। इसका एग्जाम्पल है चाइना। यहां जैसा कि नाम से ही साफ है, सिर्फ एक ही पार्टी को शासन करने की अनुमति है। वोटर्स के पास बेसिकली कोई चॉइस नहीं होती। फिर आता है 2 पार्टी सिस्टम, जैसे यूएसए और यूके में है। यहां सत्ता के लिए लड़ाई मुख्य रूप से 2 पार्टीज के बीच होती है, इसलिए लोगों के पास चॉइस तो होती है पर काफी लिमिटेड। और आखिर में है मल्टी पार्टी सिस्टम, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है अपना देश इंडिया। यहां कई सारी पार्टीज इलेक्शंस लड़ती हैं, इसलिए वोटर्स के पास चुनने के लिए ढेरों ऑप्शंस होते हैं। अब इस मल्टी पार्टी सिस्टम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है कोलिशन गवर्नमेंट, मतलब गठबंधन सरकार। ऐसा तब होता है जब इलेक्शन में किसी एक पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी यानी बहुमत नहीं मिलता। ऐसे में कई सारी पार्टीज एक साथ आकर मिलकर सरकार बनाती हैं। हाँ, ये अलग बात है कि इसकी वजह से कई बार पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी आ जाती है। तो चलिए अब इन सारे कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करके देखते हैं दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी यानी इंडिया के केस स्टडी पर। एक दिलचस्प फैक्ट, क्या किसी को अंदाजा है कि इंडिया के इलेक्शन कमीशन के पास कितनी पॉलिटिकल पार्टीज रजिस्टर्ड हैं? 750 से भी ज्यादा। ये नंबर अपने आप में इंडिया के मल्टी पार्टी सिस्टम की विशालता और डाइवर्सिटी को दिखाता है। लेकिन इतनी सारी पार्टीज में से नेशनल पार्टी यानी राष्ट्रीय दल का दर्जा सिर्फ कुछ को ही मिल पाता है। इसके लिए इलेक्शन कमीशन ने कुछ कड़ी शर्तें रखी हैं। बेसिकली 2 कंडीशंस पूरी करनी पड़ती हैं। पहली कंडीशन है वोट शेयर से जुड़ी। पार्टी को या तो लोकसभा इलेक्शंस में टोटल वोट्स का 6% हासिल करना होता है, या फिर कम से कम 4 अलग अलग स्टेट्स के असेंबली इलेक्शंस में 6% वोट मिले। और दूसरी कंडीशन है सीट्स जीतने की। इसके साथ साथ पार्टी को लोकसभा में कम से कम 4 सीट जीतनी ही होंगी।
ओके, तो अब तक हमने ये तो समझ लिया कि पार्टी ज़रूरी क्यों है और वो क्या काम करती हैं। लेकिन अब पिक्चर के दूसरे साइड को देखते हैं। अब बात करते हैं उन चैलेंजेस की जो इन पार्टीज के अंदर ही मौजूद हैं और हमारी डेमोक्रेसी को कमज़ोर करते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, पूरी दुनिया की पॉलिटिकल पार्टीज में एक कॉमन ट्रेंड देखा गया है और वो है पावर का कुछ गिने चुने टॉप लीडर्स के हाथों में कॉन्सेंट्रेट हो जाना। इसको कहते हैं लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, मतलब पार्टी के अंदर ही डेमोक्रेसी की कमी। होता क्या है, जब सारी पावर कुछ ही लीडर्स के पास आ जाती है तो जो ऑर्डिनरी मेंबर्स होते हैं उनकी कोई सुनवाई नहीं होती, उनका कोई इन्फ्लुएंस नहीं रहता और अक्सर पार्टी के प्रिंसिपल से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है लीडर्स के प्रति लॉयल्टी यानी वफादारी। अब आते हैं दूसरी बड़ी चुनौती पर। यह है डायनास्टिक सक्सेशन यानी वंशवाद की समस्या। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिससे कम या ज्यादा लगभग हर पार्टी जूझ रही है। वंशावाद से होता क्या है? पार्टी के जो टॉप पोजीशंस हैं वो एक ही परिवार के मेंबर्स के कंट्रोल में रहते हैं। ये ना सिर्फ पार्टी के दूसरे काबिल मेंबर्स के साथ गलत है, बल्कि इससे नया टैलेंट भी पार्टी में आने से कतराता है। और इसका नतीजा, कई बार इनएक्सपीरियंस्ड लोग भी पावर की सबसे ऊंची पोजीशंस तक पहुंच जाते हैं। तो सवाल ये है कि क्या इन पार्टीज को रिफॉर्म किया जा सकता है? क्या इन चैलेंजेस से निपटने का कोई रास्ता है? आइए देखते हैं। ऐसा नहीं है कि कोशिश नहीं हुई है। सुधार के लिए कुछ इंपॉर्टेंट कदम उठाए भी गए हैं, जैसे कि एंटी डिफेक्शन लॉ यानी दल बदल विरोधी कानून। ये चुने हुए नेताओं को पर्सनल फायदे के लिए पार्टी बदलने से रोकता है। इसके अलावा अब हर कैंडिडेट को एक एफिडेविट देना पड़ता है जिसमें उसे अपनी सारी संपत्ति और क्रिमिनल केसेस का ब्यौरा देना अनिवार्य है। और हाँ, इलेक्शन कमीशन ने अब पार्टीज के लिए रेगुलर इंटरनल ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शंस कराना भी मैंडेटरी कर दिया है। लेकिन ये काफी नहीं है, अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। कुछ सजेशंस हैं जिन पर चर्चा चलती रहती है, जैसे पार्टियों के इंटरनल अफेयर्स को रेगुलेट करने के लिए एक अलग से कानून बनाया जाना चाहिए। एक और सजेशन है कि विमेन कैंडिडेट्स के लिए एक मिनिमम नंबर ऑफ टिकट्स अनिवार्य किए जाएं और इलेक्शंस में पैसे के प्रभाव को कम करने के लिए स्टेट फंडिंग का विकल्प भी एक बड़ा सजेशन है। तो आखिर में हम घूम फिर कर वापस उसी सवाल पर आते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज जरूरी तो हैं, ये तो हमने देखा, लेकिन उनमें कमियां भी बहुत हैं। तो इन्हें सुधारने की असली जिम्मेदारी किसकी है? खुद इन पार्टियों की या फिर उन लोगों की जो इन्हें वोट देकर सत्ता में लाते हैं? ये एक बड़ा सवाल है, इस पर सोचना जरूरी है।